हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट ऑफ योर चैप्टर फर्स्ट हमने पढ़ी थी मार्क्सिस्ट थ्योरी। और मार्क्सिस्ट थ्योरी की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं थी या उनका जो विकास था इस थ्योरी का वो कैसे हुआ था वो मैंने बता दिया था आपको। एक सीरीज बनी थी, एक चार्ट बनेगा आपका कि सबसे पहले क्या आया, लिबरलिज्म आया। लिबरलिज्म किस कारण से आया? इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण। इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण क्या आया, समाज में दो वर्ग पैदा हुए। वो दो वर्ग कौन से थे? एक लेबर थे, दूसरी तरफ कैपिटलिस्ट थे, पूंजीपति थे। एक एक्सप्लॉइट थे जिनका शोषण हो रहा था, शोषित थे। दूसरी तरफ जो है जो एक्सप्लॉइट कर रहे थे। ठीक है, एक गरीब था, एक अमीर था। और मार्क्स ने कहा था कि सबसे बड़ा कारण जो है वो स्टेट है, क्योंकि स्टेट की जो पुलिस और फौज है वो पूंजीपतियों से मिली हुई है, और जो कैपिटलिस्ट की रक्षा करने के लिए वो मजदूरों पर अत्याचार करती है। और अगर आपको इस गुलामी से पीछा छुड़ाना है, आपको पूंजीपतियों को ख़त्म करना है, तो आपने क्या करना पड़ेगा? अपने आप को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। एक लीडर होगा, मार्क्स जो कोई मज़दूर लीडर होगा, लेबरर होगा, और वो लेबरर लीडर जो है इस दल का संगठन करेगा जो मज़दूरों का दल होगा। ये मज़दूरों का दल जो है सिस्टमेटिक ढंग से ब्लडी रेवोल्यूशन करेगा, खूनी क्रांति होगी। इस खूनी क्रांति के बाद जो स्टेट बनेगी वो क्या होगी? वो सोशलिस्ट स्टेट होगी। और सोशलिस्ट स्टेट में क्या होगा? सारी पूंजी, सारे उद्योग किसके कंट्रोल में होंगे? मजदूरों की जो गवर्नमेंट बनेगी उसके अंडर। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जहां ना स्टेट की ज़रूरत होगी, स्टेटलेस और क्लासलेस सोसाइटी होगी, और जिसमें किसी भी तरह के स्टेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसी सरकार को बोलेंगे कम्युनिस्ट समाज या कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट तो होगी ही नहीं ना, लोग चलाएंगे। तो ऐसी सोसाइटी कौन सी सोसाइटी कहलाएगी? कम्युनिस्ट सोसाइटी। और इसने पॉलिटिकल राइट्स की बजाय कि आपको राइट टू वोट दिया जाए या कॉन्टेस्ट इलेक्शंस का राइट दिया जाए या पार्टी बनाने का अधिकार दिया जाए, उसका बजाय इन्होंने कहा कि आप भूख मिटाने का अधिकार दीजिए, आप रोजगार का अधिकार दीजिए, आप जीवित रहने के लिए जो एक काम का अधिकार है वो दीजिए, और जो संसाधन है उनका बंटवारा इक्वल ढंग से कीजिए समाज में, ताकि गरीबी और अमीरी का भेदभाव ना रहे। तभी तो व्यक्ति जिसे भूख की चिंता नहीं है, तभी तो अपने पॉलिटिकल राइट्स का प्रयोग करेगा। कुछ सच्चाई मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। ये सच्चाई है कि पूरी दुनिया में मार्क्सवाद फैला। भारत में भी बहुत सारी पार्टी हैं जो मार्क्सवादी पार्टी हैं। ऐसा कोई भी देश नहीं बचा होगा, रेयरली कोई देश बचा जहां मार्क्सवादी विचार ना फैले हों, मार्क्सवादी पार्टियां ना बनी हों। हर देश में बने। और एक ऐसा भूत था जिसका डर पूरे यूरोप को था, अमेरिका को था, कहीं उनके देश में भी जो मजदूर है इकट्ठे होकर उनकी लिबरल सरकारों को उखाड़ ना फेंके। और इसी वजह से 1945 से लेकर 1990 तक साम्यवाद और कम्युनिस्ट और जो लिबरल गवर्नमेंट थी, जिसका लिबरल लीडर था अमेरिका, और साम्यवाद का जो नेता था, सोशलिस्ट पैटर्न का जो नेता था वो यूएसएसआर, उनका कोल्ड वॉर चलता रहा और दुनिया दो भागों में बंट गई इसी आइडियोलॉजी के कारण। इतना बड़ा डर था। लेकिन हमारे देश में जो मार्क्सिस्ट विचारधारा के लोग थे वो इस तरह के कट्टरपंथी या हिंसक तोड़फोड़ में विश्वास नहीं रखते थे। हर जगह कोई भी थ्योरी जो है जिस भी जगह जाती है वो उसी के अनुसार ढल जाती है। हमारे लोग जो ये मार्क्सिस्ट ये चाहते थे कि इलेक्शन हो और इलेक्शन के माध्यम से कोई ऐसे सिस्टम स्थापित किए जाए जो गरीबी और अमीरी का भेदभाव मिटाती हो। उन्होंने कभी भी ब्लडी रेवोल्यूशन को फेवर नहीं किया। और आज हमारी मार्क्सवादी पार्टियां इलेक्शन लड़ती हैं। ठीक है, ये मार्क्सवादी विचारधारा थी, बहुत इम्पोर्टेंट विचारधारा है और आपको क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद है अगली विचारधारा है, ये बिल्कुल नई विचारधारा, वर्तमान में जो
स्टडी चल रही है पॉलिटिकल साइंस में, कम्युनिटेरियन। कम्युनिटेरियन का मतलब सामुदायिक, मतलब इसमें एक व्यक्ति के अधिकारों की बात नहीं की, इसमें पूरे समुदाय के अधिकारों की बात कही गई है कि कम्युनिटी बेस होनी चाहिए आपकी पॉलिटिक्स। मतलब जो भी अधिकार या जो भी राइट्स दिए जाएं जनता को, वो इस तरह से दे कि कम्युनिटी के हित सबसे सर्वोपरि रहें। इसके जो एडवोकेटर थे वो थे रूसो, ग्रीन, ये थोड़े से 17वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी के जो विचारक हैं। वर्तमान के सैंडल, चार्ल्स टेलर, ये इस तरह के कम्युनिटेरियन लीडर हैं। इन्होंने क्या कहा था कि कम्युनिटेरियन व्यू होल्ड दैट द इसेंस ऑफ ह्यूमन नेचर लाइज इन स्पिरिचुअली कोऑपरेशन नोट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। इन्होंने कहा कि मनुष्य का स्वभाव जो है वो समन्वय से रहने के लिए, हार्मनी से रहने के लिए है। उनकी एक आत्मा है जिसमें वो कोऑपरेशन करते हैं, वो लड़ना नहीं चाहते, और इसीलिए समुदाय में रहते हैं लोग। अगर उनकी विचारधारा लड़ने की रहती तो समुदाय के रूप में विकसित नहीं होता समाज। हाँ, आपको हैरानी होगी जानकर, बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि मनुष्य एक पशु है और वो लड़ना ही जानता और कुछ नहीं जानता। हीगल जैसे हॉब्स जैसे विचारक हैं ऐसे। लेकिन कम्युनिटेरियन क्या कहते हैं कि सोसाइटी जो है वो एक दूसरे के कोऑपरेशन से बनती है, और समाज का भी गवर्नमेंट का भी ये काम है कि जो मनुष्य के गुड लाइफ के लिए हर व्यक्ति के अंदर, समाज के अंदर कोऑपरेशन स्थापित हो। और कोऑपरेशन कब समाज में स्थापित होगा? जब उस समाज में गरीब या अमीर का भेदभाव नहीं होगा। मतलब रिसोर्सेज जो है वो न्यायपूर्वक बटे होने चाहिए। गरीब अमीरी तो होती है, वो टैलेंट पे बेस होती है। कोई 100 के 1000 बनाना चाहता है, कोई 100 को डुबोना चाहता है, तो गरीबी अमीरी कभी भी फोर्सली ख़त्म नहीं होती। लेकिन एक जस्टिस होता है ना, न्याय होता है समाज का, वो स्थापित होना चाहिए। कम्युनिटेरियन आर्ग्यू दैट द इंडिविजुअल डेवलप हिज आइडेंटिटी, टैलेंट एंड परसुएट हिज लाइफ ओनली फ्रॉम हिज प्लेस इन द कम्युनिटी। और ये कम्युनिटी के बड़े हिमायती हैं। कहते हैं कि जैसे अरस्तु ने कहा कि जो व्यक्ति है वो एक सामाजिक प्राणी है, कि ह्यूमन बीइंग जो है सोशल बीइंग है, और वो अगर समाज से दूर रहता है या तो वो पशु है या देवता है, ये अरिस्टोटल ने कहा था। इसी तरह कम्युनिटेरियन मानते हैं कि मनुष्य का जो फर्स्ट रहने की जगह है वो कम्युनिटी है, और कम्युनिटी में ही किसी व्यक्ति का डेवलपमेंट होता है, कम्युनिटी में ही उसकी नीड्स पूरी होती हैं, और कम्युनिटी में ही वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, और वो अपने अच्छे जीवन के लिए कम्युनिटी में रहना पसंद करता है। और राज्य और सरकार को कोऑपरेशन के माध्यम से जो है इस कम्युनिटी की जो सेंस है उसको डेवलप करना चाहिए। उसके बाद है कम्युनिटेरियन होल्ड दैट पॉलिटिक्स इज ए इंस्ट्रूमेंटल टू परसुएट ऑफ कॉमन गुड्स। पॉलिटिक्स ऐसा माध्यम है जिससे आम लोगों, एक व्यक्ति का हित नहीं, कॉमन गुड्स की प्राप्ति हो। कॉमन गुड मैंने जिसमें सबका हित हो। और वो इसमें बिलीव नहीं करते कि मनुष्य आइसोलेट हो जाए। आइसोलेट का मतलब होता है अलग से रहना, अलगाववाद। मैं आपको समझाती हूँ कैसे। जो मार्क्सवाद है उसने भी कहा कि आइसोलेशन के युग में रह रहा है इंसान, और वर्तमान में ये बात कैसे फिट बैठती है। जैसे पहले कोई दर्जी कपड़ा बनाता था, कोई कमीज बनाता था, उस कमीज से उसका जो पर्सनल नाता होता था, और जब उसे वो किसी से पहने देखता था बड़ा खुश होता था। नेचर से के समीप थे लोग। आइसोलेशन का मतलब है व्यक्ति अलग हो गया है। वो फैक्ट्री में काम करता है, उसकी बाजू कोई और बना रहा है, उसका गला कोई और बना रहा है, उसके बटन कोई और लगा रहा है, तो पीसेज में बन रही है। तो जो आर्टिकल वो बनाता था, जहाँ वो आर्ट दिखाता था अपनी, वो आर्ट तो ख़त्म हो गई ना। और जैसे जैसे आर्ट ख़त्म हुई मनुष्य के अंदर से, वो नेचर से दूर हो गया, और इस तरह से वो समाज से भी दूर हो गया। तो ये कहते हैं कि व्यक्ति को आइसोलेट नहीं करना है, डिफरेंट इंटरेस्ट को कोऑर्डिनेट करना है, और इस तरह से सोसाइटी को चलाना है। जो अगली स्टडी है वो पॉलिटिक्स एज ए स्टडी ऑफ पावर। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ऑफ द पॉलिटिक्स, पावर है, उसी को पॉलिटिक्स, वही पॉलिटिक्स कर सकता है। वर्तमान युग में तो यही
पावर का खेल ही पॉलिटिक्स है, ये माना जाता है। और पावर भी एक तरह की नहीं होती कि आप राजनेता बन गए तो आपके पास पावर आ गई, नो। आपके पास इकोनॉमिक पावर हो सकती है, कई बार नेताओं को बनाने वाले पूंजीपति होते हैं। आपके पास एक ग्रुप की पावर हो सकती है, आप किसी डोमिनेट जाति से रिलेटेड रखते हैं, वो एक पावर की निशानी हो सकती है। इवन आपके पास लिटरेट होने की पावर हो सकती है, आप पढ़े लिखे ज़्यादा हैं तो आपकी ये स्कॉलर पावर है। आइडियोलॉजिकल पावर जैसे कम्युनिस्ट एक विचारधारा जिससे सारा विश्व भय खाता था। इस तरह से अनेक पावर्स हैं और ये पावर्स जो है ये माना जाता है कि पॉलिटिक्स एक पावर का खेल है। मैनी कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स बिलीव्स दैट पॉलिटिक्स इज स्टडी ऑफ पावर। स्टडी है या अध्ययन, खेल नहीं, मैंने खेल कहा है वैसे आपको समझाने के लिए। स्टडी मीन्स पावर की स्टडी करना, पॉलिटिक्स मीन्स स्टडी करना पावर की। अकॉर्डिंग टू डहल, ए political system in any persistent pattern of human relationship that involves to a significant role of power, role of authority। देखो पावर और अथॉरिटी एक नहीं होती। पावर का मतलब वो होता है जिस पे कानून की सख्ती नहीं होती। हो सकता है आपके पास पैसे की पावर हो लेकिन आप पे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पावर ना हो, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट ना हो सकता है कि एक जज के पास पैसा ना हो लेकिन उसके पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, उसे अथॉरिटी कहते हैं। जो पावर पैसे की होती है लेकिन पोस्ट की नहीं होती वो अथॉरिटी नहीं होती, वो सिर्फ और सूखी पावर होती है। अथॉरिटी होती है जिसके पीछे आपकी सरकारी पावर होती है, सीधे से शब्दों में कॉन्स्टिट्यूशनल पावर होती है। पावर का मतलब क्या होता है? पावर का मतलब है लोगों को इन्फ्लुएंस करने की शक्ति। कहते हैं ना इसकी तो पहुंच है, जो लोगों को प्रभावित कर सके। पॉलिटिक्स इज द शेपिंग एंड शेयरिंग फ्रॉम बिहाइंड द सेंस। पावर इज थ्री टाइप्स: इकोनॉमिक पावर, पावर वेल्थ जिसकी पावर होती है, और कई बार जो वेल्दी पीपल है। भारत में एक राजनीति में एक बड़ा अच्छा मुहावरा चला था एक बार इंदिरा गांधी जी के टाइम, सूटकेस पावर, सूटकेस पॉलिटिक्स। तो ये वही इकोनॉमिक पावर है कि इलेक्शन के टाइम जो पूंजीपति हैं वो भर भर के पैसा जो है ऑफिस में भेज देते हैं ताकि जब जो जीतने वाले लोग हैं सरकार में आए तो वो उनके लिए काम करें। पर ये एक इकोनॉमिक पावर है। पॉलिटिक्स पावर का मतलब होता है पॉलिटिकल रूप से आप कितना डोमिनेट करते हो, आपकी स्टेटस क्या है पार्टी में, आप विपक्ष में बैठे हो या आपका दल उसमें पावर में है, तो ये एक पॉलिटिक्स पावर हो। आइडियोलॉजिकल पावर का मतलब होता है विचारधारा की पावर। देखो एक विचारधारा का एक बड़ा एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। जैसे ये जो साधु होते हैं इनके बहुत सारे फॉलोवर्स होते हैं जो इनकी विचारधारा को मानते हैं, तो ये एक आइडियोलॉजिकल पावर है, विचारों से प्रभावित होकर किसी के पीछे फॉलोवर बढ़ना। जैसे मार्क्स की विचारधारा, जैसे मैंने बताया आइडियोलॉजी ही तो थी, जो मार्क्स के इतने फॉलोवर हुए, इतनी पॉलिटिकल पार्टियां बनी, बहुत सारे देशों में तो शासन भी आया। ये आइडियोलॉजिकल पावर होती है विचारों की, ये सीधा साइकोलॉजी पे इफेक्ट करती है। और जो मेन है आपकी वो है स्टडी ऑफ बिहेवियर। मैंने कहा था अब स्टेट जो है ना मार्क्सवाद के अध्ययन पर चलती है, ना आपकी लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट है इतना पॉपुलर, और ना ही इतना जो है वो कम्युनिटेरियन तो खैर फेमस है अभी भी। सबसे महत्वपूर्ण ना ही गवर्नमेंट और सरकार का अध्ययन किया जाता है, सबसे महत्वपूर्ण है आपके जो प्रजा है या लोग हैं, डिसीजन लेने वाले हैं, डिसीजन को प्रभावित करने वाली आम जनता है, उसके व्यवहार को स्टडी किया जाता है। जैसे इलेक्शन से पहले कौन सी पार्टी जीतेगी ये मायने नहीं रखता, लोग क्या सोचते हैं किसी पार्टी के बीच में लोग के बारे में, ये ज़्यादा मायने रखता है। और जब आप लोगों का व्यवहार समझ जाते हो तो पता चल जाता है कि लोग क्या चाहते हैं। मान लो लोग चाहते हैं कि विकास हो और वर्तमान सरकार ऐसा कर नहीं रही, तो पता चल जाता है कि वर्तमान की जो गवर्नमेंट है वो रहेगी नहीं।
लोगों का व्यवहार जो है किसी भी गवर्नमेंट को ताकत भी देता है। मान लो लोगों का व्यवहार है कि भ्रष्टाचार ना हो उनके देश में, तो ऐसी गवर्नमेंट को वो सपोर्ट करेंगे जो भ्रष्टाचार को ख़त्म करेगी। और अगर लोगों का व्यवहार ऐसा है कि वो हर में तुक्का जोड़ बिठाने की कोशिश करते हैं, तो वैसे गवर्नमेंट को फेवर करेगी जो सिफारिश से नौकरी देने वाली है। तो स्टडी ऑफ बिहेवियर बहुत ज़रूरी है। जो इसके प्रोपोनेंट थे रॉबर्ट डहल, ट्रूमैन, डेविड ईस्टन, ये इसको प्रोपोगेट करने वाले थे। उनके अनुसार आप कॉन्स्टिट्यूशन को भी तभी समझोगे जब लोगों के बिहेवियर को समझेंगे, डिसीजन लेने वालों को भी तभी समझोगे जब उनके पीछे बैक में जो लोग बैठे हैं उनको समझ पाओगे। तो पॉलिटिक्स इज कंसर्न, वैसे ही तो ये मुश्किल है क्योंकि लोगों का बिहेवियर हर समय चेंज होता रहता है, लेकिन पॉलिटिक्स इज ए आर्ट एंड साइंस, दोनों है। तो मनुष्य का इसके आर्ट होने का एक बड़ा कारण यही है कि इसकी स्टडी मनुष्य है, मनुष्यों का अध्ययन किया जाता है, ह्यूमन बीइंग का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि ह्यूमन का बिहेवियर चेंज होता रहता है समय के साथ। साइंस में तो एक बार जो फैक्ट बन गया वो दोबारा चेंज नहीं होता, लेकिन जो ह्यूमन बिहेवियर है वो चेंज होता रहता है। लेकिन ह्यूमन बिहेवियर जब तक हम स्टडी नहीं करेंगे तब तक हम पॉलिटिक्स की स्टडी पूरी तरह से नहीं कर सकते, जान नहीं सकते सही ढंग से। और इसी पॉलिटिक्स की स्टडी की वजह से आज पॉलिटिक्स में ह्यूमन बिहेवियर को जानने के लिए सोशोलॉजी का भी अध्ययन किया जाता है, क्योंकि वो समाज में रहता है, समाज के अनुसार व्यवहार करता है। उसकी साइकोलॉजी का भी अध्ययन किया जाता है, एंथ्रोपोलॉजी जो ह्यूमन विज्ञान है उसका भी अध्ययन किया जाता है, फिलोसफी का, इकोनॉमिक्स का और बहुत सारे। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी अध्ययन। क्या बोलते हैं इसे, बहुत सारी डिसिप्लिन होता है, सब्जेक्ट उनका अध्ययन किया जाता है। बहुत सारे सब्जेक्ट का अध्ययन इसमें करके उसके बाद कोई भी गणना की जाती है, कैलकुलेशन निकाली जाती है, जर्नलाइजेशन किया जाता है। जर्नलाइजेशन का मतलब कोई कॉन्सिक्वेंस बनाया जाता है, निकाला जाता है, और कोई भी जो अवधारणा है वो निश्चित की जाती है कि निश्चित तौर पर ये होता होगा। वैसे तो ह्यूमन बिहेवियर के बारे में प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि ये बदलता रहता है, लेकिन फिर भी हम इसे एनालिटिकल रूप से तरीक़ों से अगर इसको जान सकें तो हम बहुत सारी जो पॉलिटिक्स की समस्याएं हैं उनको जान जाएंगे। 1970 के दशक में आथर्स को लगने लगा था, जो रॉबर्ट डहल और ईस्टन जैसे लेखक थे, कि पॉलिटिक्स की स्टडी हम यहाँ लाइब्रेरीज में बैठ के नहीं कर सकते, और ना ही हम पॉलिटिक्स का वो काम जो उसे फील्ड में जाकर करना चाहिए यहाँ किताबें लिखकर नहीं कर सकते। इसके लिए ज़रूरी है, अगर मनुष्य की समस्याओं का समाधान करना है तो उनके बिहेवियर को जाना जाए। और वो बिहेवियर की स्टडी भी भाई बड़ा साइंटिफिक तरीके से करना चाहते थे, डाटा इकट्ठा करके। और इस तरह से उनकी बड़ी आलोचना भी हुई कि मनुष्य के बारे में जो उसके वैल्यूज़ हैं उसको ताक पे रखकर आप साइंटिफिक स्टडी कैसे कर सकते हो। और ये स्टडी बड़ी अच्छी भी रही, बहुत सारी समस्याओं को उन्होंने समाधान भी किया, लेकिन ये पूरी तरह से कामयाब नहीं हो सकी। तो स्टडी ऑफ बिहेवियर का मतलब जो वर्तमान की समस्याएं हैं उनको जानने के लिए मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन किया जाए, मल्टी डिसिप्लिन अध्ययन किया जाए, इंटरडिसिप्लिनरी मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट का अध्ययन किया जाए। मतलब एक समस्या जानने के लिए, मान लो एक छोटा सा एग्जांपल मैं देती हूँ कि वोट बेच देते हैं लोग, ठीक है। इसके लिए हमें सामाजिक रूप से कि किस तबके के लोग बेचते हैं, गरीब बेचते हैं, अमीर बेचते हैं, उन पे दबाव होता है तो क्यों होता है, क्या उनकी जाति निम्न है या वो माइनॉरिटी में है, वहाँ समाज में जाना पड़ेगा। साइकोलॉजी इस तरह से करनी पड़ेगी, कोई व्यक्ति अपना मत का महत्व ही नहीं जानता, वो दिमाग ही नहीं लगाता कि उसकी वजह से, उसके मत की वजह से सरकार चेंज हो जाती है। एंथ्रोपोलॉजी ह्यूमन का अध्ययन है। फिलोसफी दार्शनिक रूप से जानना जरूरी है कि मनुष्य चाहता क्या है। और उसके बाद इकोनॉमिक रूप से कि वो गरीब था इसलिए वोट उसे बेचने पड़े,
ठीक है ना। एक छोटी सी बात के लिए हमें मल्टी डिसिप्लिनरी, दूसरा एनालिटिकल मैंने साइंटिफिक अध्ययन करना है, साइंटिफिक टूल अपना के, डाटा करके, सर्वे करके, और फिर कोई निष्कर्ष निकालना है और फिर कोई अवधारणा बनानी है। दूसरी बात, जब आप स्टडी करो तो वैल्यूज को अलग रखो। मनुष्य क्या सोचता है या आप स्टडी करने वाले क्या सोचते हैं, ये परे बात रखो। जो हो रहा है क्या है उसकी तरफ ध्यान दो, तब अच्छी तरीके से आप ह्यूमन का बिहेवियर की स्टडी कर सकते हो। क्या होना चाहिए ये आपका तय करना ज़रूरी नहीं है। आप सिर्फ ये देखें कि क्या हो रहा है किसी समस्या को जानने के लिए। थैंक यू वेरी मच।